हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफुल24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं पृष्ठ क्या होते हैं। तो वह आकृतियां जो द्विविमीय होती हैं, द्विविमीय का मतलब है जिनमें केवल दो अक्ष पाए जाते हैं। जिन आकृतियों में केवल दो ही अक्ष पाए जाते हैं उन आकृतियों को हम लोग पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ आपको समझना है पृष्ठ होते कितने प्रकार से। तो पृष्ठ तो आपके कई तरीके से हो सकते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पृष्ठों को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, आपको इस तरीके से भी पृष्ठ मिल सकता है जिसमें लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन ऊंचाई ना रहे, केवल दो ही अक्ष पाया जाए, चाहे वो x अक्ष और y अक्ष हो। अर्थात जिसमें आप कह सकते हैं चाहे लंबाई और चौड़ाई हो, चाहे लंबाई और ऊंचाई हो, लंबाई और ऊंचाई हो, या फिर आप कह सकते हैं ऊंचाई और चौड़ाई हो। मतलब केवल दो ही अक्ष पाए जाए, उसके तीन अक्ष ना पाए जाए, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये होते हैं आपके तीन अक्ष। तो जिसमें केवल दो ही अक्ष पाए जाए अर्थात केवल दो ही विमा पाई जाए, उससे आप क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। और यदि किसी आकृति में यानी यदि किसी पृष्ठ में ऊंचाई थोड़ी सी भी आ जाती है तो वह स्थान घेरने लगती है। और यदि कोई वस्तु स्थान घेरती है तो जितना भी स्थान वह वस्तु घेर लेती है, उसी घेरे गए स्थान को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझना, आयतन है क्या? तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो अब आइएगा हम लोग देखते हैं पृष्ठ होते क्या है और कितने प्रकार से पृष्ठ हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपकी पृष्ठें हो सकती है वो पहला आपका प्रकार होगा वर्ग। जैसे आपको समझना है, जो आपके मुख्य मुख्य पृष्ठ है वो आपको बताए गए हैं वर्ग। अच्छा, वर्ग क्या होते हैं? अगर बात की जाए वर्ग की, तो वर्ग है क्या? तो वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो यहां आपको समझना है, ये आपका चतुर्भुज है, ये भी आपका चतुर्भुज है, ये भी आपका चतुर्भुज है। बात की जाएगी, ये भी आपका चतुर्भुज है, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ये सब चतुर्भुज ही हैं, लेकिन आपको इसमें पहला पॉइंट क्या ढूंढना है? वर्ग ढूंढना है। तो वर्ग आप तब समझ पाएंगे जब आपको वर्ग का कुछ गुण पता होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे वर्ग होता क्या है। तो इसमें देखिएगा, आपको बहुत से चतुर्भुज दिखा दिए गए हैं, बहुत से चतुर्भुज आपको दिखा दिए गए हैं, जिनमें अब आपको चतुर्भुज ढूंढने के लिए कह दिया जाए, तब कैसे ढूंढ पाइएगा? यहाँ पर देखिएगा, समझने वाली बात है। कुछ पॉइंट चतुर्भुज आपको परिभाषा बिल्कुल नहीं रटनी है, खाली थोड़ा समझना है। अब आप ऐसी आकृतियों को चुनिएगा, चतुर्भुज तो बहुत है लेकिन आपको वर्ग ढूंढना है इनमें। तो आप ऐसी आकृति को चुनिएगा जिसकी चार भुजा बराबर हो। वर्ग के लिए शर्त होता है जो चारों भुजा होती है, क्योंकि चार भुजाओं से बंद आकृति को तो आप क्या कहते हैं? चतुर्भुज। जो चारों भुजा है वो क्या होनी चाहिए? बराबर। चारों भुजा क्या हो? बराबर। इसके बाद और क्या शर्त होता है? केवल भुजा बराबर होने से कुछ नहीं होगा वर्ग के लिए, क्योंकि इस भी आकृति यानी इस भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, पर हम लोग इसको वर्ग नहीं कह सकते। इसका दूसरा नियम भी है, ये चारों भुजा बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, तो हम इसे क्या कह देंगे? वर्ग। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो यहां आपको समझना वर्ग है क्या? तो ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजा बराबर, आप परिभाषा समझ लीजिएगा, यदि आप लिखना चाहते तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो देखिएगा, इतना ज्यादा आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ, 3 महीने का शेष समय बचा हुआ है। तो अब आप लोग थोड़ा स्पीड पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो अब आइएगा देखते हैं वर्ग की
जो विशेष बिंदु हैं उनको हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, वर्ग के लिए आपको मिल क्या सकते हैं, आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मतलब पृष्ठों के क्षेत्रफल, और अगर उस पृष्ठ में ऊंचाई आ गई है तो उसका आप आयतन भी बताइएगा, ऐसा कहा गया। एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, यहां समझना ये है, हम लोग कहां पे पहुंच चुके थे, तो हम लोग पहुंचे थे पृष्ठ क्या होते हैं, तो जिनमें केवल दो ही अक्ष पाए जाते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई हो, या फिर लंबाई और ऊंचाई हो। जिन आकृतियों में केवल दो ही अक्ष पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। और पृष्ठों में केवल और केवल क्षेत्रफल पाया जाता है। तो वर्ग है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जो आयत है उसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है। जो त्रिभुज है उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग कहते क्या है, पृष्ठ कहते हैं। और इन पृष्ठों में केवल और केवल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इनमें आयतन बिल्कुल नहीं होता है। यदि इन पृष्ठों में ऊंचाई आ जाए, इन पृष्ठों में क्या आ जाए, ऊंचाई आ जाए, तो ये स्थान घेरना प्रारंभ कर देंगी। और जब स्थान घेरने लगेंगी तो जितना भी स्थान घेर ले जाएंगी, इनका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। यहां पर हम लोग कह सकते हैं आयतन क्या है, तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन। पर यहां आपको बस लिखते हुए जाना है, समझते जाना है, और थोड़ा मेहनत कीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब आपको समझना है वर्ग, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, रटना नहीं, क्योंकि अब रटने का समय नहीं बचा। अब आप समझ लीजिएगा, बस यही बहुत है। वर्ग के लिए अब आप चलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ जो क्षेत्रफल दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब अगर आपसे कहा जाए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। क्या कहेंगे, भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया। अब अगर वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो इसकी चारों भुजा क्या होगी, बराबर। मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर इसकी पहली भुजा ए है तो शायद दूसरी भुजा भी ए होगी, क्योंकि अभी आपको बताया गया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण हो 90 अंश का। तो हमें यहाँ कोण से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए केवल भुजा की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो आपका होगा लंबाई भी है चौड़ाई भी है, अर्थात इसको भी भुजा कहा गया, इसको भी भुजा, तो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ पर भुजा ए है, अगर भुजा क्या है, ए है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। जहां ये भुजा है, ध्यान दीजिएगा, जहां ये वर्ग की भुजा है, ये तो रहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां से कहा जाए और क्या भाग होता है इनमें, तो ये तो रहा भुजा। अब अगर इनके आमने सामने के शीर्षों को मिला दिया जाए, तो आमने सामने के शीर्षों से मिलाने वाली रेखा, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो ए को अगर सी से मिलाया गया तो ये भी विकर्ण है, बी को डी से मिलाया गया तो ये भी विकर्ण है। कुछ देर के लिए हमें समझना है। एक पॉइंट और होता है, ए बी सी डी मान लिया गया था, अभी इसके पहले आकृति में माना गया प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। तो यहां से अभी आपसे क्षेत्रफल तो पूछ ही लिया गया है, और दूसरा पूछा जा सकता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप को हम लोग परिधि भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं पर परिधि दे भी दिया जाता है। तो अगर वर्ग का परिमाप पूछा जाए, परिमाप या परिधि पूछा जाए, परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर, तो किसी भी आकृति के चारों ओर की माप को हम उसका परिमाप कहते हैं। तो ये आकृति रही, इसके चारों ओर आपको घूमना है, एक चक्कर लगाने में आप जो भी दूरी तय करते हैं वही आपका परिमाप होगा। देखो यहां से गया तो मिला एक ये, और यहां से घूम गए तो मिला एक ये और एक ये, दो ये,
दो ये में एक ये और मिल गया, तीन ये और तीन ये में एक ये और मिल गया। यानी यहां से जब आप चलना प्रारंभ करते हैं, घूमते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं, तो आपको कुल कितने ये मिलते हैं? एक, दो, तीन और चार ये मिल जाते हैं। तो जो आपकी परिधि या परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये आपकी भुजा है तो चार ये मिला हुआ है, मतलब चार गुणे भुजा। और अगर भुजा ए है तो हम लोग चार ए लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? चार ए लिख सकते हैं। ये रहा वर्ग के लिए। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा वर्ग का विकर्ण। अगर अब आपसे वर्ग का विकर्ण भी पूछ लिया जाए कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो चाहे बी को डी से मिला दो, चाहे ए को सी से, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब आप इसको मिला दीजिएगा और आधा मिटा दीजिए, क्योंकि आपको एक त्रिभुज की जरूरत है। आप विकर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, तो विकर्ण तो आपको दिख गया है। विकर्ण है बी डी। एक भुजा ये है, दूसरी भी भुजा ये है, लेकिन आपको विकर्ण नहीं पता है। लेकिन वही विकर्ण जब आपका चतुर्भुज था तब तो आप उसी रेखा को विकर्ण कह रहे थे, लेकिन अब इसको यहां आप क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, क्योंकि जो विकर्ण था, जब तक चतुर्भुज है तब तक वो विकर्ण है, और जैसे त्रिभुज बना वो तुरंत क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। समझ में आई बात कुछ? तो यहां आपको समझ लेना है, आपको विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण का मतलब कर्ण ज्ञात करना। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। पाइथागोरस जी ने एक नियम दे दिया, कर्ण सबसे लंबी भुजा है यहाँ पर। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं ज्ञात है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो वहां पर आप पाइथागोरस जी का सूत्र लगाइएगा। उन्होंने सूत्र क्या दिया? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इन्होंने कहा सबसे लंबी भुजा का वर्ग, तो सबसे लंबी भुजा है कौन? तो आप कहेंगे कर्ण है। एक मिनट थोड़ा चेक कर लें कि वीडियो स्पष्ट है या फिर नहीं। दिख रहा है आपको? जी हाँ, लगभग दिख रहा है। बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन है स्पष्ट कुछ। देखिएगा, जी हाँ, अब देखिएगा। पाइथागोरस जी ने कहा क्या था? सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां ध्यान देना है आपको, सबसे लंबी भुजा का वर्ग। लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए केवल नियम दिए हैं, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा का वर्ग करा। वर्ग मतलब स्क्वायर, बराबर दिया गया है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका कर्ण है, और कर्ण है कौन? बीडी है। तो यहां आप उसको तुरंत लिख दीजिएगा बीडी। अभी इसका मान मिलेगा बीडी, लेकिन स्क्वायर लगा तो आपको स्क्वायर लगाना होगा। अन्य दो भुजाएं आपने जब लिख लिया कर्ण को, तो बचा कौन? यहां पर बचा बीसी, जिसका मान ए है, और एक बचा सीडी, उसका भी मान ए है। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब वर्ग करके तब योग करना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर था, एक ए स्क्वायर और मिल गया, तो यहां हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर दो ए स्क्वायर। कितना हो गया? बी डी बराबर हो गया दो ए स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बाई ओर तो पूरे का स्क्वायर है ही, लेकिन दाई ओर पूरे का स्क्वायर नहीं है। तो गणित कहता है जोड़ो घटाओ गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब आप लोग क्लास 10 में इतना तो जानते होंगे, अगर आपको यक्स मिल जाए और यदि आप यक्स का स्क्वायर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर स्क्वायर अपने मन से लगा दोगे मान बदल जाएगा। इसलिए अगर स्क्वायर लगाओ तो रूट भी लगा दो, ताकि स्क्वायर से अगर रूट गायब हो जाएगा तो फिर केवल क्या बचेगा? यक्स बचेगा। तो यदि आप किसी संख्या पर स्क्वायर नहीं है और आप स्क्वायर लगाना चाहते हैं, तो आप उस पर रूट लगा दीजिए और रूट लगाकर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ दो पर नहीं है तो दो का रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया बी डी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट
2a पूरे का स्क्वायर, क्योंकि दो का यानी दो को रूट लगा के स्क्वायर किया गया, ये पर तो था ही, तो रूट 2a का होल स्क्वायर कर दिया गया। अगर ये स्क्वायर आएगा तो इसका रूट उड़ाएगा और इसके पास आके लग जाएगा। लेकिन अब ब्रैकेट खोलना नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर मिल गया, इधर भी पूरे का स्क्वायर, इधर भी पूरे का स्क्वायर, तो पूरे के स्क्वायर से पूरे का स्क्वायर कट गया, अर्थात आपको BD बराबर मिल जाएगा। जहां हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यानी वर्गों के मूल, मूल का मतलब आधार ले लिया गया है, वर्गमूल का मतलब है वर्ग जो आपको दिखाए गए हैं उन वर्गों का आधार लेने पर, तो आधार यहाँ है BD और यहाँ है अंडर रूट 2a। जी हाँ, तो ये आपका BD जो विकर्ण अर्थात कर्ण था, उसकी माप आपको मिल गई है अंडर रूट 2a। तो ये आपके वर्ग की 3 महत्वपूर्ण सूत्र आपको मिल चुके हैं, जिन पे आप कुछ क्वेश्चंस को जरूर अभ्यास कीजिएगा कि कैसे लगते हैं। तो चलिएगा, ये देखते हैं आज के कुछ प्रश्नों को आपके इन सूत्रों के आधार पर। जैसे आपसे एक प्रश्न दे दिया जाए, इसमें आपको एक प्रश्न क्या दे दिया जाए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा, कामा, या कह दिया जाएगा पर हमने एक के साथ सबको ज्ञात करने के लिए नियम दिया है, वर्ग की भुजा कामा परिमाप कामा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, थोड़ा एक बार स्पष्ट कर लें कि दिख रहा है या नहीं। जी हाँ, दिख रहा है। देखिएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 25 वर्ग मीटर, तो वर्ग की भुजा कामा परिमाप कामा विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसा आपको दिया गया उसी के अनुसार आप आगे बढ़ते जाइएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ आपको दे दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल, क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 25, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आप तुरंत लगा दीजिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, चाहे आप कहेंगे भुजा स्क्वायर और चाहे कहेंगे ए स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 25, तो ये स्क्वायर रहेगा, हम 25 को तोड़ देंगे तुरंत, 25 को तोड़िएगा, 5 पचे 25 और 5 एकन्नम 5, मतलब यहां पर 5 कितनी बार मिला, 2 बार, और अगर 2 बार मिल गया तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर, मतलब जो दोनों पक्षों के स्क्वायर हैं उनका मूल ले लिया गया, बाकी वर्ग को काट दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ए बराबर क्या बचा 5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर बच गया 5। अतः आपको भुजा मिल चुकी है, भुजा, भुजा को ए से लिखा गया है, बराबर है कितना 5, मात्रक आपका मीटर में था तो यहाँ भी क्या है मीटर। अब देखिएगा, आपको भुजा तो मिल चुकी है, पहला पॉइंट आपसे कहा गया था भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरा पॉइंट भी कहा गया है परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहां फिर सूत्र लगाएंगे आप किसका, परिमाप का। तो यदि आप परिमाप ज्ञात करने वाले हैं तो परिमाप बराबर सूत्र तो आप जानते हैं 4a होता है, कितना होता है, चाहे 4 गुणे भुजा चाहे 4 गुणे ए, तो गया 4a। कुल मिलाकर 4 तो है, लेकिन a का मान आपको पता है कितना 5, तो आप तुरंत लिखिएगा 5, 4 पंचे 20 मीटर, तो इसका परिमाप हो गया, कितना हो गया 20 मीटर परिमाप हो गया। मतलब जो आपने वर्ग खींचा था वैसे आप स्पष्ट कर दो, एक तरफ 5 तो दूसरी ओर 5, तीसरी ओर 5, चौथी ओर 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, अगर 4 बार जोड़ेंगे तो भी 20 आएगा, और जोड़ का सरलतम रूप ही गुणा है, तो 4 को चाहे 5 से गुणा कर दीजिए और चाहे 4 बार 5 को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं।
ये आ गया आपका परिमाप। यदि आपसे पूछ लिया गया है विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ आप विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। और विकर्ण बराबर सूत्र होता है कितना, √2a। √2 तो है ही, और a का मान कितना है, तो a का मान आपको दे दिया गया है 5। 5 को पहले लिख दो, यानी पहले परमेय को बाद में अपरिमेय को, तो 5 को पहले लिख दो, √2 को बाद में, इतना मीटर। ये रहा आपका आंसर, ये भी है आपका आंसर। और यहाँ जो आपको भुजा मिली, यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे एक बार में एक ही पूछा जाएगा, आपसे तो सब कुछ पूछ लिया गया है, तो आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। शायद आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इतना आप सूत्र जरूर नोट कीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आयत को। सेम यही कंडीशन होता है आयत का भी, पर सूत्र में थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आयत के बारे में। जी थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। वैसे ये सब सूत्र आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, और साथ में आप याद भी करते रहिए, नहीं तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। जी अब आयत का सूत्र देख लीजिएगा। बस ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आयत आपको देखना है, सूत्र यही सेम उसमें भी है, 3 ही सूत्र हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। आयत है क्या, आयत भी आपका एक चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जो था वो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर एक भुजा यक्ष है तो शायद उसके सामने भी क्या होगी, यक्ष ही होगी। अब देखना, अगर एक भुजा y है तो उसके सामने वाली भी क्या होगी, y होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। और इसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है, 90-90 होता है। विकर्ण की बात की जाए, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो यहां अब आपको सूत्र लगाना है किसका, वर्ग की जगह पर अब आपको क्या लिखना है, आयत। आयत का पहला सूत्र है, आपको लगाना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल जो था भुजा स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यदि आपने यहाँ पर क्या माना है, यक्स, और चौड़ाई आपने वाई माना है। छोटे वाले भाग को चौड़ाई, बड़े वाले को लंबाई कहा गया। तो लंबाई यक्स है गुणे चौड़ाई वाई है। अगर यक्स का गुणा वाई में होगा तो हो जाएगा यक्स वाई। कितना हो जाएगा, यक्स वाई। यदि हम लोग एक बात, यक्स वाई नहीं लेना चाहते, लंबाई को यल मान लें, चौड़ाई को बी, लेंथ ब्रेथ, चौड़ाई को बी मान लें, लंबाई को एल मान लें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो मानिएगा वही लिखिएगा। तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात यहां आप फिर लिख दीजिएगा, जब यल और बी मानिएगा तो लिखिएगा यल गुणे बी। अच्छा, यल का अगर बी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यल का अगर हम लोग बी में गुणा कर देते हैं तो यल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल बी। अब यहां आपको समझना, एल बी मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको ये क्षेत्रफल मिल गया। अगर आप करें परिमाप या परिधि की बात, तो वो भी किसके, आयत के। तो आयत का परिमाप या परिधि जिसे कहा गया, इसके चारों ओर की माप को देखिएगा तो 1 यल और 1 यल, 2 यल, 1 बी और 1 बी, 2 बी। तो ये हो गया 2 यल प्लस 2 बी, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिला है, तब आप इसका एक चक्कर पूरा घूम पाए हैं। तो यहां दोनों में 2 आपको कॉमन मिल जाएगा बड़े आराम से, जो घनिष्ठ है बाहर कर दीजिए। तो यहां पर बचा यल प्लस, इधर क्या बच गया, बी, तो हो गया एल प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका हो गया। फिर आपको एक तीसरा पॉइंट मिलेगा, आयत। आयत का विकर्ण, अब विकर्ण की बात करेंगे देखिएगा, तो ये आप आधा मिटा दीजिए, क्योंकि आपको समकोण त्रिभुज मिल जाएगा आधा मिटाने पर। तो ये रहेगी सबसे बड़ी भुजा, जिसे हम लोग कर्ण कहेंगे। पाइथागोरस जी के अनुसार होगा क्या,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण है जिसको आपको ज्ञात करना है। लंब स्क्वायर, लंब मतलब है जो खड़ी लाइन है, जैसे या तो आप दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कहिए या फिर जो भी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर कह दीजिए, जो आपको समझ में आए वही कह सकते हैं, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का योग होगा वर्ग का योग बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर तो है लेकिन आप बिल्कुल नहीं हटा सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा, आपको होल स्क्वायर लाना होगा। और अगर होल स्क्वायर नहीं दिया गया है तो फिर आपको करना क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लगाइएगा। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर से अगर रूट हट गया तो वही लिखा हुआ है लेकिन आपको हटाना नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर काट देना है। तो विकर्ण का मान आपको मिल गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिख देना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन सूत्रों पर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। फिलहाल यदि आप समझ गए हैं तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर परिमाप की बात करेगा तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर आयत का विकर्ण कहेगा तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया सूत्र। अब यहाँ एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा जो आप समझ कर जरूर लगाइए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर, लंबाई कितनी है 12 मीटर कामा 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। तो अगर कहा गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कामा विकर्ण कामा परिमाप। एक में ही आपको सभी बिंदु दे दिए हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 12 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल कामा विकर्ण कामा परिमाप ज्ञात कीजिए। एक बार में एक ही पूछेगा लेकिन आपसे एक साथ सब दे दिया गया है। एक मिनट, थोड़ा स्पष्ट नहीं, जी हाँ अब दिख रहा है। तो अब यहाँ आपको दे दी गई है, आपको हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है, तुरंत लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आपको दे दिया गया है लंबाई, लंबाई कितना दे दिया गया है, लंबाई आप तुरंत लिखेंगे 12 मीटर। इसके बाद आपको दे दिया गया है चौड़ाई, चौड़ाई आप क्या लिखेंगे 5 मीटर। फिर आपको लंबाई चौड़ाई देकर क्षेत्रफल पूछा गया है, तुरंत आप सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात लंबाइया कितनी है 12 गुणे चौड़ाई क्या है 5, तो 12 पंचे 60। यहाँ भी मीटर, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, मीटर का गुणा मीटर में होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अतः अगर कोई पूछ ले क्षेत्रफल का मात्रक बताओ तो कह दोगे मीटर स्क्वायर, और आया कितना है तो 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर आ गया। जिसे हम लोग वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। फिर आपका क्या कहा गया विकर्ण, क्षेत्रफल के बाद आप ज्ञात करेंगे विकर्ण। तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यल, तो यल का मान आपको यानी लंबाई या लंबाई दे दिया गया 12, तो आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस बी चौड़ाई है और चौड़ाई है आपका 5, तो आप बड़े आराम से लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अगर 12 की स्क्वायर की बात करें तो होगा 12 गुणे 12। इसका देखो स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इकाई अंक का वर्ग कर दो, 2 दूना 4, फिर आपस में तीनों अंकों का गुणा कर दो, 1 दूना 2, 2 दूना 4, फिर दहाई वाले का स्क्वायर कर दो, 1 एकन्नम 1, यानी 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। समझ गए नहीं समझ पाए, देखो पहले इकाई का स्क्वायर करो, 2 दूना 4, अब तीनों का गुणा करो, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई का तो हो गया, दहाई का कर दो, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणे 1, 1 एकन्नम 1, और 5 पचे कितना होगा 25।
अब 144 में 25 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 169। अगर आप बात करें 169 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे ये 13 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 169 को लिख देते हैं 13 गुणे 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हो गया गायब, और यहाँ आ गया 13 मीटर। क्या मिला आपको? विकर्ण। विकर्ण कितना मिल गया? 13 मीटर। इसके बाद आपको एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ, वो भी आप ज्ञात कर दीजिएगा, जो है आपका परिमाप। परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ आगे 2 लिखा है, बिल्कुल लिखा रहेगा। एल तो एल का मान है 12, प्लस बी तो बी का मान है 5, तो 2 गुणे 12 और 5 जुड़ गया, कितना हो गया? 17। 12 5 17 हो गया, क्योंकि देखिएगा लंबाई कितनी दी गई? 12, चौड़ाई है 5, तो 12 और 5 17। 17 का गुणा 2 में होगा 17 दूना 34 मीटर। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो आज की जो क्लास थी, इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए वो तो लगभग आपको स्पष्ट हो चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन को जरूर लगाएं, और जो है आपको सूत्र लिखवाए गए हैं आप उनको भी जरूर याद कर लें। आप इनको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद एक दो बार आप उसे पढ़िएगा, याद कीजिएगा, अभ्यास कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। मैथ चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप मिनटों में क्वेश्चन को लगाएंगे, क्वेश्चन कोई भी हो। तो आज की क्लास यही समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि। जय हिंद बच्चों।